हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का एक टॉपिक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली समीकरण। देखिए, डी ब्रोगली समीकरण को एक और नाम से जाना जाता है पदार्थ की द्वैती प्रकृति। दरअसल जो डी ब्रोगली थे उनका पूरा नाम लुइस डी ब्रोगली था। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो मैटर होता है यानी जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। वह एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर भी करता है और एक वेव की तरह भी बिहेवियर करता है अगर कोई मूविंग पार्टिकल है। उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई गतिमान कण है, तो वह एक कण की तरह और एक तरंग की तरह, दोनों की तरह बिहेवियर करता है। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इनकी थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और यही इनकी थ्योरी का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट भी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का एक टॉपिक है, ये मैंने आपको एक बार और बता दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण, इस समीकरण के अंतर्गत हम पदार्थ की द्वैती प्रकृति के बारे में समझेंगे कि पदार्थ की डुअल नेचर होती है। देखिए, जो हमारे डी ब्रोगली साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई गतिमान कण है तो वो दो टाइप की प्रॉपर्टी को शो करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी वो होगी कण प्रकृति। कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारी होगी तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति। तो पदार्थ कण प्रकृति और तरंग प्रकृति अगर कोई गतिमान कण है वो शो करता है। अब जैसे हम गतिमान कण इलेक्ट्रॉन ले लें या फिर हम फोटोन की बात कर लें या हम गतिमान प्रोटॉन की बात कर लें, गतिमान न्यूट्रॉन की बात कर लें, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अब जो डी ब्रोगली थे, डी ब्रोगली ने सिद्धांत को दो प्रकार के कणों के लिए दिया था, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक। देखिए, जो पार्टिकल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल यानी बड़े, सूक्ष्म और बड़े, या फिर आप ये कहें छोटे और बड़े। दो टाइप के हमारे पार्टिकल होते हैं। छोटे कणों को हम माइक्रोस्कोपिक और बड़े कणों को हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो डी ब्रोगली का मानना था कि ये जो सिद्धांत है उनका, ये छोटे पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये सिद्धांत जो है केवल आपका माइक्रोस्कोपिक यानी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, इनके लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी बड़े कणों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि डी ब्रोगली कहते हैं कि जो हमारा गतिमान कण है, गतिमान कण दो टाइप की प्रॉपर्टी को शो करता है, एक तो कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। मतलब वो एक कण की तरह भी व्यवहार करता है, एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है और एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। अब गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन आप ले सकते हो। अब हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी में। तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे, आपको एग्जाम में लिखनी पड़े, तो आप लिख सकते हो कि लुइस डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी गतिमान कण कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। कोई भी गतिमान कण कण और तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अब आइए समझते हैं। मान लीजिए मैं फोटोन की बात करता हूं, ये एक छोटा पार्टिकल है तो मैं इसकी बात करता हूं। अब अगर मैं फोटोन को पहले पॉइंट में एज अ पार्टिकल, अगर मैं इसको एक पार्टिकल मानूं, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जाहिर सी बात है। तो उस एनर्जी को मैं कैसे निकालूंगा? E इक्वल एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर मतलब एम यहाँ पर फोटोन का मास है और सी उसकी चाल है, क्योंकि फोटोन जो होते हैं हमारे वैक्यूम में प्रकाश की चाल सी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गतिमान होते हैं। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? फोटोन की एनर्जी ले लिया। अगर मैं फोटोन को एक पार्टिकल मानता हूं तो पहली इक्वेशन। सेकंड, एज अ वेव, अगर मैं फोटोन को एक तरंग मानता हूं, क्या मानता हूं? तरंग मानता हूं, तो उसकी एनर्जी कैसे निकालूंगा? अब ये तो आइंस्टाइन की थ्योरी है, लेकिन अगर मैं उसको एक वेव मानता हूं तो जो मैं उसकी एनर्जी निकालूंगा वो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालूंगा। देखिए, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? न्यू यहाँ पर, चलिए आप यहाँ पर एफ लिख लीजिए। एफ, एफ यहाँ पर क्या है? एफ यहाँ पर आवृत्ति है।
जो फोटोन वेव है, जो फोटोन रेडिएशन है उसकी आवृत्ति है। यहाँ पर हमने फोटोन का वेव माना है तो उसकी एनर्जी ऐसे निकालेंगे, और अगर उसको हम पार्टिकल मानते हैं तो उसकी एनर्जी ऐसे निकालेंगे। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और एम यहाँ पर मास है, ठीक है। और दोनों जगह एक एक कॉन्स्टेंट फिक्स है, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर सी आएगा। अब चूंकि दोनों जगह पार्टिकल तो सेम ही है, फोटोन है, इसलिए दोनों एनर्जी भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई बस अंतर इतना है, यहाँ पर हमने इसको पार्टिकल माना है और यहाँ पर हमने इसको वेव माना है। अब पार्टिकल यहाँ पर भी फोटोन है और यहाँ पर भी फोटोन ही है, तो इसलिए दोनों एनर्जी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी मैं एम सी स्क्वायर को और एच एफ को इक्वल रख सकता हूँ। तो आइए इसको एक बार इक्वल रखते हैं। आप साथ साथ नोट अवश्य करते रहिए। तो बात अभी किसके लिए चल रही है, फोटोन के लिए। तो जो एम सी स्क्वायर है मेरा वो एच न्यू के इक्वल है। अब यहां से फॉर्मूले को ओपन करते हैं, सी, तो सी रहेगा इक्वल एच, एच ही रहेगा, न्यू का फॉर्मूला यहाँ पर एफ। न्यू से बहुत सी बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं एफ लिख देता हूँ। आप भी एफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ का फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, सी अपॉन लैम्डा, तो इंटू सी अपॉन लैम्डा। अब एक सी से एक सी की पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो एम सी इक्वल एच अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा को हम इधर लेकर के जाएंगे, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी। तो यहाँ ये आ गया यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है यहाँ पर जो फोटोन को हमने तरंग माना था उस तरंग की तरंग दैर्घ्य, जो हमने फोटोन को वेव माना था उस वेव की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर लैम्डा है। और एच यहाँ पर आप लोग जानते हैं, एम भी जानते हैं और सी भी जानते हैं। तो केवल हमने क्या किया, यहाँ से दोनों एनर्जी को इक्वल रखा और यहाँ से फॉर्मूलों को ओपन किया, एफ का मान सी अपॉन लैम्डा रखा, और जिससे जो कैंसिल हो रहा है उससे वो कैंसिल कर देंगे और फिर लैम्डा का मान निकाल लेंगे। तो ये तो हमारी डी ब्रोगली समीकरण कहलाती है। लेकिन ये डी ब्रोगली समीकरण किसके लिए है, ये डी ब्रोगली समीकरण फोटोन के लिए है। लेकिन अगर मैं फोटोन ना मान करके कोई भी पार्टिकल मान लूं, जरूरी नहीं है कि हर बार फोटोन ही होगा, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ पर फोटोन ना मान करके कोई और पार्टिकल मान लूं, तो देखिए जरा, देखिए इक्वेशन का डेरिवेशन हमने फोटोन मानकर ही किया है, लेकिन अब इस इक्वेशन से मैं सभी पार्टिकल के लिए इस इक्वेशन को डिराइव कर दूंगा। एक मिनट, तो अगर मैं फॉर एनी पार्टिकल, अगर मैं किसी भी पार्टिकल के लिए बात करता हूं, तो देखिए फोटोन के लिए फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पर मैंने सी क्यों रखा था, सी यहाँ पर मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जो फोटोन होते हैं हमारे वो प्रकाश की चाल से गतिमान होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सारे ही कण आपके प्रकाश की चाल से गतिमान हो, तो यहाँ पर हम केवल सी को चेंज कर देंगे। सी क्या है, यहाँ पर एक चाल है जो कि मीटर प्रति सेकंड में है। अब सी का मान यहाँ पर तो फिक्स है फोटोन के लिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी रख देंगे, तो ये सारे पार्टिकल के लिए इक्वेशन हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी पार्टिकल की आप बात करो, अल्फा बीटा जो भी। वी यहाँ पर क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड है। अब जरूरी नहीं है ये हमेशा सी ही होगी, मतलब 3 इंटू 10⁸ ही होगी, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी डी ब्रोगली समीकरण आ गई, इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली की समीकरण। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा यहाँ पर क्या है, जिस कण को हमने तरंग माना है उस तरंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर क्या है, लैम्डा है। और एच की वैल्यू मैंने आपको 2-3 वीडियो में बताई है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और एम यहाँ पर उस पार्टिकल का मास आएगा और वी यहाँ पर उसकी स्पीड आएगी। अब ये हमारी डी ब्रोगली की समीकरण कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है, ऐसा देखा गया है कि वो केवल छोटे पार्टिकल पर, यानी जो माइक्रोस्कोपिक कण होते हैं उन पर ही लागू होता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक बार आइए इसको चेक करते हैं। देखिए डी ब्रोगली की समीकरण छोटे पार्टिकल पर ही अप्लाई क्यों है, उसको देखिए एक बार। तो मैंने आपको बताया है जो कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे, और एक बड़े। अब सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, जैसे फोटोन। और बड़े कण मतलब बड़े कण जैसे हमने गेंद ले ली, क्रिकेट की बॉल,
या हमने फुटबॉल ले ली इस टाइप से, ये भी तो हमारे बड़े पार्टिकल हैं। तो इस टाइप के पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली की इक्वेशन सही नहीं है। क्यों? देखिए, डी ब्रोगली की इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये हमारी डी ब्रोगली की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लैम्डा है वो किस पर डिपेंड करता है? लैम्डा यहाँ पर एच तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली एम और वी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम एम फैक्टर पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, यानी द्रव्यमान पर। अगर मैं ऐसे एक बोल सकता हूँ, ये बात मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लैम्डा है मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब जो ये छोटे पार्टिकल होते हैं इनका मास बहुत कम होता है। अगर इनका मास बहुत कम होता है, यानी इनकी जो ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ बड़ी होती है, यानी उसको आप लोग मेजर कर सकते हो। सही बात है भाई। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मास बहुत कम है, और इसलिए क्योंकि मास कम है तो इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जो लैम्डा है, लैम्डा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी बड़े कणों की, जैसे गेंद, फुटबॉल, गोल्फ की गेंद वगैरह, तो इन पार्टिकल के लिए आप लोग देख सकते हो, इन पार्टिकल के लिए जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है, इनसे तो ज्यादा ही होता है। इसलिए अगर मैं इसको यहाँ पर रखूंगा तो जो मेरा लैम्डा है वो बहुत कम आएगा। लैम्डा क्या आएगा? बहुत ही कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मास क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए लैम्डा क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सूक्ष्म कणों का मास रखूं तो मास कम होगा, इसलिए लैम्डा ज्यादा होगा। अब ज्यादा लैम्डा को तो आप लोग मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इन कणों का मास रख दिया तो इनका मास ज्यादा है। अब अगर इनका मास ज्यादा है तो जो कैलकुलेटिव लैम्डा आएगा वो कैलकुलेटिव लैम्डा बहुत ही कम होगा, और इतनी कम तरंग दैर्ध्य को आप लोग मेजर नहीं कर सकते। इतनी कम तरंग दैर्ध्य का मापन संभव नहीं है। इसलिए जो हमारी डी ब्रोगली की समीकरण है वो केवल सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई है। तो ये रीजन मैंने आपको यहां से बताया। अब हमारी डी ब्रोगली की इक्वेशन हो गई, और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ही क्यों अप्लाई है, मैक्रोस्कोपिक पर क्यों नहीं, ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग एक बात और समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें 2-3 या 1-2 तथ्य देने पड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है इसके परमाणु में और इलेक्ट्रॉन वेव है इसके परमाणु में, हमें कुछ तथ्यों को कभी कभी लिखना पड़ता है। तो उनको एक बार देख लेते हैं। ऐसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन पर। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन एक कण है, तो मैं इसको कण किस तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। अगर आपसे ही एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाए कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए आप पॉइंट बना करके लिख सकते हो। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। पहली बात, पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या है? जो हमारा पॉइंट बी है, ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। अब ऑयल ड्रॉप मेथड या आप कह लो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको आर ए मिलिकन ने किया था इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ज्ञात करने के लिए। तो ऑयल ड्रॉप मेथड जो है, ऑयल ड्रॉप मेथड भी इस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। अब वो कैसे प्रूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ऑयल ड्रॉप मेथड कैसे प्रूव करते हैं, ये इनके ज्यादा गहराई में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना समझिए, इन पॉइंट को याद कर लीजिए कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ऑयल ड्रॉप मेथड है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, वेव नहीं है। ये प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कण है यानी पार्टिकल है, तो आप इस बात को कैसे प्रूव करोगे, तो आप इन 2 पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। अब हम अगली बात देख लेते हैं, यानी दूसरा, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, तरंग को यानी वेव, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है एक तरंग है। तो इसके लिए एक पॉइंट है डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन और जर्मर 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था
और उस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। डेविसन जर्मर के प्रयोग से सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। तो यहाँ पर ये एक ही पॉइंट बहुत है, डेविसन और जर्मर जो है इनके प्रयोग से एक ये बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग है, वेव है। अब इनका प्रयोग क्या था वो भी बहुत विस्तृत है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, या फिर आप उसको फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, वहां पर वो क्लास 12th में सिलेबस में मेंशन रहता है। यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आप पॉइंट को याद कर सकते हो। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन कण किस प्रकार है और इलेक्ट्रॉन तरंग किस प्रकार है। अब डी ब्रोगली की जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कोई भी पार्टिकल, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, गतिमान कण है, वो कण की तरह भी व्यवहार करेगा और तरंग की तरह भी। इसी बात से कनेक्ट बिल्कुल हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। मतलब जो हाइजेनबर्ग की थ्योरी है उनका पूरा नाम है, उनकी थ्योरी का हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, वो इसी से कनेक्टेड है। तो आप लोग इसको भली भांति तैयार कर लें अगर आपको उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।